हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, एक इंपॉर्टेंट खबर आई है अनटचेबिलिटी से रिलेटेड, अस्पृश्यता से रिलेटेड, और कहा गया है कि पेंडेंसी ऑफ अनटचेबिलिटी के केसेस जो हैं वो कोर्ट्स में रिमेन्स ओवर 97%। इसका मतलब अस्पृश्यता से जुड़े हुए मुकदमे कोर्ट में 97% से ज्यादा लंबित हैं। यानी अगर 100 मामले हैं तो 97 से ज्यादा मामले कोर्ट में लंबित हैं, इनमें किसी को कन्विक्शन नहीं हुआ है या फिर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। और ये गवर्नमेंट की रिपोर्ट बताती है। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय ने कानूनों के क्रियान्वयन पर 2022 की जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में ये डेटा आया हुआ है। हालांकि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो मामले दर्ज होते हैं वो साल दर साल कम हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। तो यही खबर है। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि संविधान में अस्पृश्यता से रिलेटेड क्या प्रावधान है और उसके आधार पर भारत में कौन कौन से एक्ट बने हैं। देखिए, खबर यही है कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी PCR एक्ट, यानी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, इसके तहत जो दर्ज हो रहे हैं मामले, उसमें तो गिरावट आ रही है। अदालतों में लंबित मामलों की संख्या 97% से ज्यादा बनी हुई है। यह एक कंसर्निंग मैटर है, चिंता का विषय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कानून के कार्यान्वयन पर 2022 की जो वार्षिक रिपोर्ट दी है, उसी में ये बातें हैं। देखिए, NCRB को, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो को जो डेटा राज्यों द्वारा प्रोवाइड कराया गया है, उन आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि 2022 में 13 मामले ही दर्ज हुए, जबकि 2021 में 24 मामले दर्ज हुए थे। तो एक साफ गिरावट है, 24 से 13 तक आ गया है ये। और 2020 में ये मामले 25 थे, तो 25 से घट के 24 हुआ, फिर 24 से घटकर 13 हुआ। लेकिन यह बात हो रही है कि कितने मामले नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज किए गए, उसमें तो गिरावट आ रही है। जम्मू कश्मीर इसमें सबसे ज्यादा है, 5। कर्नाटक में 5 मामले आए। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए, 5-5। महाराष्ट्र में 2, हिमाचल प्रदेश में 1। लेकिन जो कंसर्निंग बात है, न्यायालय में 1242 मामले लंबित हैं और सिर्फ 31 मामलों का निपटान हुआ है। इन 31 मामलों से में भी एक ही कन्विक्शन हुआ है, यानी एक मामले में ही अपराधी को सजा मिली है। बाकी 30 मामलों में जो अक्यूज थे, आरोपी थे, वो बरी कर दिए गए हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट बताती है कि भाई 1242 मामले लंबित हैं, इसका मतलब 97% के आसपास मामले अभी भी लंबित हैं। 31 में ही निपटान हुआ है केसेस का, फाइनल जो वर्डिक्ट आया है। 31 में भी एक ही कन्विक्शन हुआ है, एक ही मामले में सजा हुई है, और 30 मामलों में आरोपी बरी हो गए हैं। ये ट्रेंड 2019 और 2021 के बीच जो अदालतों द्वारा निपटाए गए सभी 37 मामले हैं, 37 मामले थे जो 19 से 21 के बीच में अदालतों ने निपटाए, उसमें भी सभी को बरी किया गया। इसका मतलब है कि कन्विक्शन रेट नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत जो आरोप लग रहे हैं, जो केसेस हो रहे हैं, उसमें कन्विक्शन रेट बहुत कम है। अधिकतर मामलों में 98%, 99% मामलों में आप देख रहे हैं कि बरी कर दिए जा रहे हैं आरोपी। इसका मतलब उनके खिलाफ उतने पर्याप्त सबूत, गवाह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं, जो भी रीजन हो, लेकिन ये मैटर डिबेटेबल है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप, इन्होंने तो जानकारी ही नहीं दी है कि NCRB को कि भाई क्या आंकड़े हैं, कौन कितने मामले दर्ज किए गए। और मणिपुर से भी बार बार सेंटर ने रिकॉल किया, लेकिन कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई। तो इस हिसाब से इन राज्यों के डेटा इसमें शामिल नहीं है इस रिपोर्ट में। अब एक और कानून आया था, अभी हम जिस कानून के बारे में बात कर रहे हैं उस कानून को हम कह रहे हैं PCR एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। और यह बना है संविधान के आर्टिकल 17 के तहत। तो हम देखेंगे आर्टिकल 17 क्या कहता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट एक्ट है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार के निवारण के लिए अधिनियम बनाया गया। यह बनाया गया 1989 के तहत, 1989 में। इसके तहत जो दर्ज मामले हैं, इनकी संख्या, इनमें लगातार वृद्धि हो रही है और 2022 में 62,501 मामले दर्ज किए गए। तो आप पिछले एक्ट से यह मत समझ जाइए कि PCR एक्ट के तहत गिरावट हो रही है मामलों के दर्ज होने में, और 2022 में 13 ही मामले दर्ज हुए हैं। इस बात से कंफ्यूज मत हुई, क्योंकि दूसरी तरफ एक और इंपॉर्टेंट एक्ट जो SC/STs के खिलाफ अत्याचार के निवारण के लिए बना है, उसमें लगातार मामलों में वृद्धि होती जा रही है। ये मामले 50,000 के आसपास थे 2021 में, जो बढ़कर 2022 में 62,501 हो गए हैं। और लगातार ये रिपोर्ट्स भी आई हैं कि अनुसूचित जातियों के प्रति जो अत्याचार का ट्रेंड है वो बढ़ते जा रहा है, मामले ज्यादा दर्ज हो रहे हैं। लंबित मामलों का आंकड़ा पुलिस के पास अभी 17,000 से अधिक है, यानी पुलिस के पास भी इस एक्ट के तहत, एट्रोसिटीज एक्ट के तहत 17,000 से अधिक मामले लंबित हैं। और अदालतों की बात करें तो 2,33,000 से ज्यादा मामले लंबित हैं
SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के तहत। तो हम यहां 2 एक्ट की बात कर रहे हैं। PCR एक्ट के तहत तो 13 मामले ही दर्ज किए गए 2022 में, ठीक है, जो कि गिरावट दर्ज दिखाते हैं 2021 की तुलना में। 2021 में 24 मामले थे। लेकिन जब हम आप बात करेंगे SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट की, तो यहां 62,501 मामले साल भर में दर्ज किए गए 2022 में, जो कि 2021 के 50,000 की तुलना में, 50,000 के आसपास मामले थे 2021 में, कहीं ज्यादा है, ठीक। और अब अगर लंबित मामलों की इस एक्ट के तहत बात करेंगे, तब तो भाई 2,33,000 से ज्यादा केसेस हैं अदालतों में लंबित, और पुलिस के पास भी कम केसेस लंबित नहीं है, 17,000 से ज्यादा केसेस लंबित हैं। आगे बढ़ें और समझें कि भाई अस्पृश्यता के लिए संविधान में हमारे क्या प्रावधान है और उसके तहत ये दोनों एक्ट क्या क्या कहते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा और टेलीग्राम पर मेरा पता है, आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और 7 जुलाई से जो बैच शुरू हुआ था, उसके एडमिशन की डेट अंतिम बढ़ा दी गई है 20 जुलाई तक। सुबह 8 बजे का ये बैच है, इसमें आप एडमिशन लेना चाहें और सिस्टमेटिक तरीके से अगर तैयारी करना चाहें, अमृत लाइव कोड यूज करके आप स्टार्टिंग प्राइस 9,999 रुपए से इस बैच में जा सकते हैं। 2026 के लिए मैं बता रहा हूं, लेकिन 27-28 के लिए भी बैचेस अवेलेबल हैं, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में। पूरी डिटेल कहां से पता चलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एक लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, पूरी जानकारी पढ़िए और वहीं आप एडमिशन ले सकते हैं अमृत लाइव कोड के थ्रू। अब संवैधानिक प्रावधान देखिए, अस्पृश्यता के खिलाफ संवैधानिक प्रावधान आर्टिकल 17 में दिया हुआ है। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है और ये नागरिकों के खिलाफ मिला हुआ है। मतलब अगर फंडामेंटल राइट भाग 3 में जो है, पार्ट 3 में है, उसमें आप जानते हैं कि ज्यादातर स्टेट के अगेंस्ट राइट मिले हुए हैं व्यक्तियों को। हमें राज्य से सुरक्षा दी गई है फंडामेंटल राइट्स में। इसका मतलब है कि भाई राज्य को मनाही की गई है, ज्यादातर नेगेटिव राइट्स हैं। राज्य डिनाई नहीं करेगा, राज्य मना नहीं करेगा, राज्य वंचित नहीं करेगा, यह भाषा है। यानी राज्य से सुरक्षा हो रही है नागरिकों की। लेकिन भाग 3 का जो आर्टिकल 17 है, मूल अधिकार, वो कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है, किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी डिसेबिलिटी को लागू करना कानूनन दंडनीय अपराध होगा। किससे किसको बचाया जा रहा है? यहां पर देखिएगा, नागरिकों को नागरिकों से बचाया जा रहा है, व्यक्तियों को व्यक्तियों से बचाया जा रहा है। यानी स्टेट से आपको यहां नहीं बचाया जा रहा है। स्टेट कोई अस्पृश्यता का कृत्य करे, यह सोचने वाली बात नहीं। स्टेट तो हर हाल में नहीं ही करेगा, लेकिन नागरिक एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे अस्पृश्यता का कोई भेदभाव। यह प्रोविजन आर्टिकल 17 करता है। और इसके तहत जो एक्ट बनाया गया उसे कहते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इसी का नाम 1976 में जब इसमें संशोधन किया गया और इस एक्ट के प्रोविजंस को कड़ा किया गया, तो नाम भी बदला गया और कहा गया नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। ठीक है। पहले क्या था? पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955 था, आर्टिकल 17 के तहत। इसी का नाम चेंज किया गया 1976 में और कर दिया गया PCR एक्ट, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। आज के दौर में इसका यह नाम है। इसी के बारे में रिपोर्ट आप देख रहे थे। सवाल है कि भाई अस्पृश्यता की परिभाषा क्या है? तो अस्पृश्यता की परिभाषा न तो संविधान में दी गई है और न ही अधिनियम में दिया गया है, यह ध्यान रखिए। तो मैसूर उच्च न्यायालय में एक बार मामला गया। मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि शाब्दिक अर्थ इसका नहीं है। शाब्दिक अर्थ अस्पृश्यता का जो लिखा हुआ है, आप उसको शाब्दिक अर्थ के तौर पर मत लीजिए। इसका अर्थ है कि सामाजिक कुरीतियों से जुड़ा हुआ है। कास्ट के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जन्म के आधार पर, भाई कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसमें उसकी कोई भूमिका तो होती नहीं, वो किस घर में जन्म ले रहा है, किस कास्ट में जन्म ले रहा है, किस राज्य में जन्म ले रहा है। बावजूद इसके जन्म वो कहीं भी लेता है और किस कास्ट में जन्म लेता है, उसके आधार पर एक सामाजिक कुरीति है उसके साथ भेदभाव करने की। उससे इसको समझना चाहिए, जो ये कुप्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हो रही है, जो जाति प्रथा के संदर्भ में परंपरा से विकसित हुई है। ये मैसूर के हाईकोर्ट ने कहा अपने एक डिसीजन में, और कहा कि शाब्दिक अर्थ इसलिए मत लीजिए क्योंकि जब हम अस्पृश्यता बोलते हैं तो अस्पृश्यता तो ऐसा भी हो सकता है ना, किसी को मान लीजिए कोई संक्रामक बीमारी हो गई, उससे भी आप टच नहीं करते हैं, ठीक, तो संक्रामक रोग हो गया। या हमारे कल्चरल अगर इकोसिस्टम में देखेंगे आप, तो किसी के मृत्यु हो जाने पर घर के लोग अलग हो जाते हैं या आपस में कुछ ऐसी रस्में होती हैं जिसमें टच नहीं किया जाता। अब ऐसी चीजों में अनटचेबिलिटी, यहां आर्टिकल 17 इसको परिभाषित नहीं करता। परिभाषित तो हालांकि किया गया नहीं है, संविधान में भी नहीं, अधिनियम में भी नहीं, लेकिन कोर्ट ने कहा कि शाब्दिक अर्थ लेंगे तो ये सारी चीजें आ जाएंगी उसमें। यहां ध्यान रखना है कि यह सिर्फ सामाजिक कुरीति से जुड़ा हुआ मामला है, अस्पृश्यता आर्टिकल 17 का।
अब सवाल है कि भाई पीसीआर एक्ट में अपराध के लिए आधार क्या रखे गए हैं, अगर परिभाषा नहीं दी गई है तो पीसीआर एक्ट में कहा गया है कि अनुसूचित जाति के किसी सदस्य का अस्पृश्यता के आधार पर अपमान अगर करते हैं तो दंडनीय अपराध है। अस्पृश्यता का उपदेश देना भी दंडनीय अपराध है, या फिर अस्पृश्यता का गुणगान करना ऐतिहासिक, दार्शनिक, धार्मिक या अन्य आधार पर उसको जस्टिफाई करना, यह भी ऑफेंस है, यह भी पनिशेबल ऑफेंस है। सार्वजनिक पूजा स्थल में किसी को प्रवेश से रोकना या पूजा करने से रोकना, यह भी अपराध है। किसी दुकान, सार्वजनिक रेस्टोरेंट, होटल या फिर सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान में प्रवेश से रोकना अपराध है। अस्पतालों में भर्ती करने से इनकार करना अपराध है। सभी अपराध गैर शमनीय है। अच्छा, ये सब आप समझ रहे होंगे ना कि ये जितनी भी बातें हैं कि भाई मंदिर में प्रवेश से रोकना या फिर रेस्टोरेंट, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से रोकना, ये ऑब्वियसली किस आधार पर होगा? भेदभाव, छुआछूत, अस्पृश्यता के आधार पर होगा ना। तो अस्पृश्यता के आधार पर रोकना कि भाई ये इस कास्ट का व्यक्ति है तो नहीं जाने दिया गया, तो इसको अस्पृश्यता के तहत एक्ट माना जाएगा, कृत्य माना जाएगा। और किस एक्ट के तहत बात हो रही है? पीसीआर एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के तहत ये सारी चीजें अपराध है। और सभी अपराधों को 1976 में जब संशोधन किया गया एक्ट में, तो बहुत कड़ा किया गया इस एक्ट को, और इसको दो चीजें की गई। एक तो संज्ञानीय कर दिया गया, कॉग्निजेबल कर दिया गया। इसका मतलब है कि भाई जब हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसका मतलब है कि अरेस्ट करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है। फिल्मों में आप देखते होंगे ना कि लोग जाते हैं जब पुलिस वाले अरेस्ट करने, तो सामने वाला पूछता है आपके पास वारंट है क्या? अगर वारंट की जरूरत नहीं है, यानी बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकते हैं, तो कहते हैं कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। और जब गैर शमनीय कहते हैं उसको कहते हैं नॉन कंपाउंडेबल। इसका मतलब, नॉन कंपाउंडेबल का मतलब है कि किसी भी तरीके से इसमें लीगल प्रोसेस के बाहर कोई समझौता नहीं हो सकता। जैसे कुछ मामले होते हैं कि भाई आप में मेरी लड़ाई हुई और हमने बाहर कोर्ट के समझौता कर लिया, तो वो कंपाउंडेबल है। लेकिन गैर शमनीय का मतलब आप समझौता नहीं कर सकते, अब जैसे भी ये सेटल होगा, लीगल सेटल होगा। तो इस तरह से इसको कड़ा बनाया गया। अब अगला जो एक्ट आया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, और रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जब से ये एक्ट आया, जिसको हम आम बोलचाल में एट्रोसिटीज एक्ट कहते हैं, इस एक्ट के बारे आने के बाद जो पीसीआर एक्ट था उसके तहत मामले कम दर्ज होने लगे, और धीरे धीरे साल दर साल इसमें मामले कम दर्ज होने लगे। लेकिन इसमें जो एट्रोसिटीज एक्ट है, इसमें मामला ज्यादा बढ़ने लगे। तो विशेष अदालतों का इसमें प्रावधान किया गया है एट्रोसिटीज एक्ट का मामलों की सुनवाई के लिए। पीड़ितों की राहत और पुनर्वास के लिए भी व्यवस्था की गई है। और एक इंपॉर्टेंट केस है कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पृश्यता की प्रथा की निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी में ये जो चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा, ये बहुत चिंता का विषय है। और अस्पृश्यता भी एक गुलामी का अप्रत्यक्ष रूप है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर की थी। ये ध्यान रखिएगा कि एट्रोसिटीज एक्ट के तहत भी कई सारे इश्यूज हैं जो हम इस वीडियो में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो इन सारी चीजों को भी समझते हैं। जैसे एक सबसे बड़ा इशू है फॉल्स केसेस का। सबसे ज्यादा, अगर डाउरी एक्ट को मिला लीजिए, दहेज वाले कानून को मिला लीजिए और इस अधिनियम को मिला लीजिए, सबसे ज्यादा जो झूठे फर्जी केसेस आते हैं वो इन्हीं दोनों में आते हैं। और ये हमेशा से ही कोर्ट के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। और आप देख रहे हैं ना, 31 में से 1 में कन्विक्शन हुआ है, बाकी में सबको बरी करना पड़ा है। तो कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा मामले तो फर्जी निकल जाते हैं। तो फॉल्स केसेस का मामला अभी भी इसमें एक बड़ा इशू है, जिस पर हमेशा ही बातचीत होते रहती है, और कोर्ट ने भी कई बार आगाह किया है कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हुआ है। इसी तरीके से एक इशू है कि इसके तहत मामले जो दर्ज होते हैं, वो माना जाता है कि टोटल मामलों का 1/3 मामला ही रजिस्टर्ड होता है। मतलब भाई 75% मामले तो, या कि 67% मामले आप कहिए, 2/3, ये मामले तो रजिस्टर ही नहीं होते, इनकी शिकायत ही नहीं होती। अत्याचार होता है लेकिन ये मामले कभी आते नहीं हैं प्रकाश में। तो इस तरीके से, और जो मामले आ भी जाते हैं उसमें भी जो दबदबा होता है दूसरे पक्ष का, वो इतना हावी होता है कि सबूत और गवाह ही नहीं मिलते। तो बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, अभी तक इस पर लगातार डिबेट है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, क्विज, इसके बाद खत्म करेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए कौन सा संसदीय कानून विशेष रूप से अस्पृश्यता से संबंधित अपराधों को दंडित करता है? अनुच्छेद 15 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, अनुच्छेद 19 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, अनुच्छेद 17
नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 या फिर अनुच्छेद 21 अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989? इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।